नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे मांग की अवधारणा के बारे में, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में। दोस्तों, मांग क्या होती है? मांग, जिसे हम डिमांड के नाम से भी जानते हैं, मांग दी हुई कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा होती है। और इसका निर्धारण किससे होता है? निर्धारण होता है समय, स्थान और कीमत। मांग हेतु क्या चीजें आवश्यक हैं? एक तो आवश्यकता होनी चाहिए किसी वस्तु की आपको, दूसरी मुद्रा होनी चाहिए और तीसरी मुद्रा खर्च की इच्छा होनी चाहिए। ये तीनों चीजें होंगी तब आप किसी वस्तु को खरीदेंगे और वह बाजार में मांग के रूप में पेश की जाएगी। समय, स्थान और कीमत के अलावा और कौन से निर्धारक तत्व हैं? आय, आपकी इनकम कितनी है, संबंधित वस्तुएं। कौन सी? संबंधित वस्तुओं में कौन सी वस्तु आ जाती हैं? स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं। इसके अलावा भविष्य की कीमत प्रत्याशाएं, यानी भविष्य में आपको सस्ती होने की आशा होगी तो आप वस्तु को नहीं खरीदेंगे, महंगी होने की आशा होगी तो आप वस्तु को खरीदेंगे। जनसंख्या का आकार, किसी देश की जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा मांग। राष्ट्रीय आय का वितरण, यदि राष्ट्रीय आय का असमान वितरण है तो विलासिता की वस्तुओं की ज्यादा मांग होगी। तो इस प्रकार से ये डिमांड के निर्धारक हैं। अब देखें समस्त मांग से क्या बनाई जाती है? मांग सारणी बनाई जाती है। मांग सारणी क्या होती है? मांग अनुसूची। और मांग अनुसूची कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, व्यक्तिगत और दूसरी बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग में एक व्यक्ति की अनुसूची होती है, बाजार मांग में सभी व्यक्तियों की यानी समस्त मांग की अनुसूची होती है। ये मांग अनुसूची किस प्रकार से बनाई जाती है? वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा, इस प्रकार से। जैसे 25 रुपये में 1 kg, 50 रुपये में आधा kg मांग। तो इस प्रकार से ये मांग सारणी बनती है। आप देखेंगे कीमत बढ़ेगी तो मांग नीचे आएगी। और इसी मांग सारणी से क्या बनाया जाता है? मांग वक्र। मांग वक्र, और यह भी 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र में एक व्यक्ति की मांग के बारे में दर्शाया जाता है और बाजार मांग वक्र में समस्त मांग के बारे में दर्शाया जाता है। इसे हम उदाहरण से समझें तो देखें, ये x हो गया, ये y हो गया। यहां पर क्या हो गई? कीमत। यहां पर गुड्स, वस्तुएं। माना एक व्यक्ति का मांग वक्र है dd, ये किसका हो गया? क व्यक्ति का। अब दूसरा ख व्यक्ति है, x y o, वही इस पर गुड्स, इस पर प्राइस, और दूसरे व्यक्ति का मांग वक्र हो गया इस प्रकार से, ये dd हो गया। अब बाजार मांग वक्र क्या होगा? बाजार मांग वक्र होगा इन दोनों व्यक्तियों का मांग वक्र का योग, यानी दोनों व्यक्तियों की मांग से यह मांग वक्र बनाया जाएगा।
इस प्रकार से ये मांग वक्र होगा। मांग का नियम, मांग का नियम क्या है दोस्तों? मांग का नियम कहता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी वैसे वैसे मांग है वो घटेगी। इसे वक्र के रूप में दर्शाएं। ओ एक्स वाई प्राइस और गुड्स या डिमांड, ये हो गया मांग वक्र। तो कीमत व मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी वैसे वैसे मांग घटती जाएगी। मांग के निर्धारक तत्व हम देख चुके हैं। मांग के नियम की उत्पत्ति किससे होती है? उत्पत्ति दो तरह से होती है। एक नंबर सीमांत उपयोगिता नियम से, हमने पढ़ा था MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर P। तो यहां पर क्या होगा? संतुलन होगा। यदि MU यानी आपकी सीमांत उपयोगिता ज्यादा है P से यानी कीमत से, तो क्या होगी? मांग ज्यादा होगी। यदि MU कम है P से तो मांग कम होगी। यदि MU बराबर है P के तो क्या होगी? स्थिर होगी। दूसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम से मांग का नियम पैदा किया जाता है। इसमें क्या होता है? MUX बट्टे PX इज इक्वल टू MUY बट्टे PY। यहां क्या होगा? यहां होगा संतुलन। इसी तरह यदि MUX बट्टे PX अधिक है MUY बट्टे PY से, तो X वस्तु अधिक खरीदेगा। यदि MUX बट्टे PX से MUY बट्टे PY अधिक है तो क्या खरीदेगा? Y वस्तु अधिक खरीदेगा। और यदि MUX बट्टे PX बराबर है MUY बट्टे PY, तब क्या होगा? संतुलन की स्थिति में होगा। कौन सा संतुलन होगा? उपभोग संतुलन। ये दोस्तों हम उपयोगिता के नियम में पढ़ भी चुके हैं। मांग के नियम के अपवाद कौन से हैं, यानी कहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता? दोस्तों, गिफ्ट वस्तुओं पर लागू नहीं होता। ये घटिया वस्तुएं होती हैं। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तब इसकी मांग बढ़ जाती हैं, और जब वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं तो इनकी मांग भी घट जाती है। दूसरा, ब्रांड्स पर यानी प्रतिष्ठात्मक वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इनकी अपनी मांग होती है। 3 नंबर, भावी कीमत परिवर्तन की संभावना पर। यदि आपको लगेगा कि अगले महीने कोई फोन है वो सस्ता होने वाला है, तो आप उस महीने तक वेट कर सकते हैं, तो इस समय लागू नहीं होगा। फिर गलत धारणा या अज्ञानता पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। और 5 नंबर, अनिवार्य वस्तुओं पर भी यह लागू नहीं होगा। जैसे आपको आटा खाने के लिए चाहिए, वो महंगा होगा तो भी आप उसे लेकर आएंगे। मांग वक्र में परिवर्तन देखें तो ये मांग वक्र हो गया X Y O प्राइस और डिमांड या गुड्स वस्तुएं, कुछ भी लिख दो यहां पर।
ये मांग वक्र हो गया। ये बनता कैसे है? ये 25, 50, 75 और 100 रुपये पर 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, 1000 ग्राम, इस प्रकार से वस्तु आती है। 25 रुपये में 1000 ग्राम लेगा तो ये 50 रुपये में 750 ग्राम लेगा तो ये फिर 75 रुपये में 500 ग्राम, 100 रुपये में 250 ग्राम लेगा। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस प्रकार से ये डी डी वक्र बनेगा। इसे कहते हैं मांग वक्र। अब दोस्तों यदि कीमतें बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? जैसे 25 रुपये था, 25 रुपये पर कितनी वस्तुएं आ रही थी? 1000 ग्राम, और ये 250 ग्राम हो गई 1000 ग्राम। और जब कीमतें बढ़कर कितनी हो गई? 100 रुपये हो गई, तब कितनी आ रही है? 250 ग्राम। तो ये क्या हो गया? संकुचन इस तरफ चला गया ना, तो इसे कहते हैं मांग वक्र का संकुचन। दूसरा देखें, यदि कीमतें 100 से कम होकर 25 रुपये आ गई, तब ज्यादा वस्तुएं आने लगी ना, तब किस तरफ जाने लगा? इस तरफ। इसे क्या कहते हैं? मांग वक्र का विस्तार। तो दोस्तों आप बताओ, इसमें ये मांग वक्र है जो डी डी, ये कहीं पर शिफ्ट हुआ है क्या? नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? कीमत में परिवर्तन से मांग वक्र नहीं बदलता है। अन्य कारकों से देखें, एक्स, वाई, ओ, यहां पर गुड्स, यहां पर प्राइस, और ये हो गया डी डी। अब दोस्तों यदि आपकी आय में वृद्धि हो जाती है तो क्या होगा? दोस्तों आय में वृद्धि होगी तो आप ज्यादा कीमत देकर ज्यादा सामान खरीदेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा कीमत देकर ज्यादा सामान खरीदेंगे। तो मांग वक्र किस तरफ चला जाएगा? इस वक्त तरफ, D1, D2। यदि आपकी आय में कमी हो जाएगी तो आप कम सामान खरीदेंगे, तो ये मांग वक्र किधर चला जाएगा? D2, D2 इस तरफ। तो आय में वृद्धि से दाहिने तरफ खिसक जाता है और आय में कमी से बाएं तरफ खिसक जाता है। कौन? मांग वक्र। तो इसमें बताइए डी डी में शिफ्ट परिवर्तन हुआ है या नहीं? हाँ दोस्तों, अन्य कारकों में परिवर्तन होने से मांग वक्र बदलता है। तो दोस्तों आपको मांग की अवधारणा समझ में आ गई होगी। जल्दी से रिवीजन करें तो दोस्तों, मांग है वो दी गई कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली उपभोक्ताओं द्वारा मात्रा मांग कहलाती है। मांग के निर्धारक हैं समय, स्थान, कीमत, आय, संबंधित वस्तुएं, भविष्य की प्रत्याशाएं, जनसंख्या का, राष्ट्रीय आय का वितरण। मांग के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं? 3, आवश्यकता, मुद्रा, मुद्रा खर्च की इच्छा। मांग की अनुसूची से मांग सारणी बनाई जाती है जो 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग एक व्यक्ति की मांग अनुसूची होती है, बाजार मांग समस्त व्यक्तियों की मांग अनुसूची होती है। यानी बाजार मांग से समस्त मांग का पता चलता है। और इसी मांग की सारणी या मांग की अनुसूची से मांग वक्र बनाया जाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र एक व्यक्ति का मांग वक्र होता है और बाजार मांग वक्र समस्त व्यक्तियों के मांग वक्र का योग होता है। यानी समस्त व्यक्तियों के मांग वक्र से बना मांग वक्र बाजार मांग वक्र कहलाता है। यह समस्त मांग को दर्शाता है। फिर आता है मांग का नियम। मांग का नियम कहता है वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। मांग की उत्पत्ति 2 तरह से होती है, सीमांत उपयोगिता नियम से और सम सीमांत उपयोगिता नियम से। मांग के नियम किस पर लागू नहीं होते? गिफिन वस्तुओं पर, प्रतिष्ठात्मक वस्तुओं पर, भावी कीमत परिवर्तन की संभावना पर, अज्ञानता पर व गलत अवधारणा पर और अनिवार्य वस्तु पर। अब मांग वक्र में परिवर्तन
कीमत में परिवर्तन होने से मांग वक्र में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अन्य कारकों में परिवर्तन होने से मांग वक्र में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, यह थी मांग की अवधारणा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे मांग की लॉज के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।